नमस्कार और हमारी इस खास पेशकश मिशन आदित्य L1 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इंडियन एरोनॉटिकल साइंस कह लीजिए, स्पेस स्टडीज कह लीजिए, अंतरिक्ष अनुसंधान कह लीजिए, उसके लिए एक गोल्डन टाइम इस वक्त है। हम चांद पर सक्सेसफुली लैंड कर चुके हैं। हमारा चंद्रयान वहां पर अलग अलग तरह की स्टडीज कर रहा है, रोवर चांद पर घूम रहा है और ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि हम यहाँ नहीं रुक रहे हैं। चांद के बाद अगली नजर सूरज पर है और इसीलिए मिशन आदित्य L1 उड़ान भरने वाला है। जी हाँ, कल श्रीहरिकोटा से 11:50 पर PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लेकर उड़ेगा आदित्य L1 को और ये करेगा सूर्य की स्टडी। सूरज से जो कुछ हमें मिलता है, जो सारी एनर्जी हमें मिलती है, उसके पीछे के बड़े बड़े रहस्य, उसके बड़े बड़े जो चीज़ें हैं, उन्हें जो वहाँ की पूरी डायनामिक्स है, उसे ये खोज कर हमारे लिए लेकर आएगा। जी हाँ, ये देखिए तस्वीरें, तैयारी पूरी है। श्रीहरिकोटा से ये PSLV विमान, PSLV एक्सेल, और ये उसके पेलोड के तौर पर आदित्य L1 आपको दिखाई दे रहा है। ये है वो सूर्ययान जो कि सूर्य के पास जाकर उसकी स्टडी करने वाला है। तो ये सब कुछ होने वाला है। बहुत एक्साइटमेंट है एक बार फिर से। तो आज हम आदित्य की पूरी कहानी आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या करने जा रहा है, कैसे इसकी पूरी यात्रा रहेगी, ये हमारे पास कौन कौन सी जानकारी जुटाएगा। चंद्रयान से अब हम सब वाकिफ हो चुके हैं, तो उससे ये अलग कैसे रहने वाला है, तो एक थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ। फिर हमारे साथ आज बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं स्पेस साइंस के, जो हमसे बातचीत करेंगे इस पूरे मिशन के बारे में, और हम बताएंगे कि आदित्य L1 एक और माइलस्टोन, मील का पत्थर या अंतरिक्ष का पत्थर कह लीजिए अब तो, रखने वाला है भारत के स्पेस प्रोग्राम में। तो चलिए आपको आइडिया देते हैं क्या है हमारा ये आदित्य L1 मिशन। तो जैसा मैंने कहा कि कल ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च होना है। 2 सितंबर की तारीख, 11:50 का समय नोट कर लीजिए। लाइव स्ट्रीमिंग होगी, जैसे हमने चंद्रयान की देखी उसी तरह उसे लेकर उड़ा था मार्क 3, इसे लेकर उड़ेगा PSLV एक्सेल, क्योंकि ये पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है जो लोअर ऑर्बिट है अर्थ का, वहां तक इसे लेकर जाएगा। स्थान है श्रीहरिकोटा, हम सब जानते हैं। वहां से हमारे सारे रॉकेट जाते हैं और ये जैसा मैंने कहा PSLV एक्सेल रॉकेट इसे लेकर कल उड़ने वाला है श्रीहरिकोटा से। 400 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए रखा गया है। अगेन इसरो ने एक बार फिर कम बजट में एक और बेहतरीन चीज करने का प्रयास किया है और किस तरीके से ये मिशन यहाँ से आगे बढ़ता है वो हम कल यहाँ पर देखेंगे। तो कुछ और चीज़ें आपको यहाँ पर बता देते हैं। लॉन्चिंग पैड से ये PSLV लेकर उड़ेगा। ये पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का लेटेस्ट एक्सेल मॉडल, और पेलोड के तौर पर उसमें होगा आदित्य L1, जो ऊपरी हिस्सा आप देख रहे हैं जहाँ भारत का तिरंगा लगा हुआ है। और ये जो पूरी यात्रा होगी, ये धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर की यात्रा है, वहां पर ले जाके छोड़ेगा। पृथ्वी और लोअर ऑर्बिट के जो लैग्रेंज पॉइंट है वहां पर मैं आपको समझा देता हूं कि लैग्रेंज पॉइंट क्या है और वो L1 क्यों इसके नाम के साथ जुड़ा है। तो देखिए ये अलग अलग स्टेजेस रॉकेट की, और फाइनली यहां से ये आदित्य L1 जो है वो प्रकट होगा और फिर ये अपनी आगे की यात्रा शुरू करेगा। तो लैग्रेंज पॉइंट पर जाएगा। देखिए ऐसा नहीं है कि जहां रॉकेट उसे छोड़ देगा वहां वो उसका डेस्टिनेशन है, वहां से वो आगे की यात्रा अपने तय शुरू करेगा और फिर एक ऐसी जगह पे जाके रुकेगा जिसको हम कहते हैं L1 पॉइंट। और ये यात्रा हमारा रॉकेट तो इसको 10-15 मिनट में या 12 मिनट में छोड़ देगा पृथ्वी की कक्षा में, लेकिन वहां से आगे तक का सफर जो L1 पॉइंट तक का सफर है उसको 40 दिन लगेंगे पूरा कर, माफ कीजिए 4 महीने लगेंगे पूरा करने में। और लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है, वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, एक ऐसा बिंदु जहां अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों हाई है, मतलब पृथ्वी भी खींच रही है, सूर्य भी खींच रहा है, बीच में कहीं बैलेंस हो जाएगा, अट्रैक्शन रिपल्शन एक साथ काम करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर एक ऑर्बिट या जो चक्कर है वो यहां स्टेशनरी रहने के लिए उसको ज्यादा ईंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो विपरीत और फोर्स उसके ऊपर लगेंगे ना, उसके वजह से वो वहां पे टिका रहेगा और अपना काम करता रहेगा। कम ईंधन के साथ ऑर्बिट में बने रहना यहां इसके लिए संभव होगा। अब इसका मकसद क्या है, तो देखिए वो भी थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। क्यों हम भेज रहे हैं, क्यों हमने ये 400 करोड़ रुपए लगाए हैं। निर्बाध तरीके से सूर्य पर नजर रखेगा, मतलब एक ऐसी जगह से जहां बीच में इसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, सूर्य की पूरी एक्टिविटी चेक करेगा, सोलर एक्टिविटी की रियल टाइम मॉनिटरिंग, वहां पर इतने करीब जाकर रियल टाइम ये मॉनिटर करेगा कि सूरज पे क्या चल रहा है। एक ऐसा आग का गोला जो हमें जीवन देता है, उसके अंदर आखिर घट क्या रहा है, क्या चीजें हो रही है। कोरोना से निकलने वाली गर्मी की स्टडी, अलग अलग काम जो करने वाला है, वो जो
कोर होता है सूर्य का, वहां से निकलने वाली गर्मी, फिर सौर वायुमंडल को समझने की कोशिश करेगा कि सूर्य के आसपास का जो करोड़ों किलोमीटर का इलाका है उसमें क्या कुछ हो रहा है। सौर हवाएं यानी जो गर्म गर्म हवाएं सूरज से निकलती हैं, बड़ी बड़ी लपटें सूरज से निकलती हैं, उससे जो पूरा चेंज आता है एटमॉस्फेयर में, तापमान की स्टडी, और साथ में स्पेस वेदर पर सूर्य का जो असर होता है उसकी मॉनिटरिंग, अल्ट्रावायलेट रेस की मॉनिटरिंग, पृथ्वी पर क्या असर पड़ता है सूरज की अलग अलग एक्टिविटीज का, वो तमाम स्टडी ये करता हुआ नजर आएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ये करता हुआ दिखेगा। लेकिन इस पूरे मिशन को हम और बेहतर तरीके से समझेंगे अब हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं विज्ञान प्रयास के साइंटिस्ट बी के त्यागी साहब, दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स के पूर्व हेड ऑफ डिपार्टमेंट दया शंकर कुलश्रेष्ठ जी, और आईआईटी कानपुर में स्पेस साइंस और एस्ट्रोनॉमी के प्रोफेसर कुणाल मूले। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो त्यागी साहब, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। देखिए, चंद्र विजय मैं कह लूं हो चुकी है, अब सूर्य नमस्कार की तरफ आदित्य हमें लेकर जाने वाला है। तो पहले तो ये इंडियन स्पेस प्रोग्राम के लिए कितना बड़ा अचीवमेंट या माइलस्टोन होने वाला है। अभी तो चंद्रयान एक्टिव है और वो उसकी एक्टिविटी खत्म हो उससे पहले हमारा सूर्ययान निकलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये एक कहें कि जो चंद्रमा के बाद सूरज ही हमें दिखाई पड़ता है, तो ये एक बड़ा लॉजिकल वो कहें कि बात थी कि उसके बाद वहां जाया जाए। लेकिन इसमें हमें ये समझना होगा कि जो सूरज और चंद्रमा के जो मिशन के ऑब्जेक्टिव बिल्कुल अलग अलग थे। और सूरज की जो हमारा आदित्य जो L1 पॉइंट पे जाएगा, उसका जो मेन मकसद है, उससे जो डाटा मिलेगा वो ज्यादा एकेडमिक इंटरेस्ट का हमें डाटा जो है वो मिलेगा। जैसे चंद्रमा पे हम मटेरियल भी हम खोज रहे थे और फ्यूचर प्लानिंग, मानव बस्तियां बसाने की बात थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मकसद हमारा सूरज को स्टडी करना है। सूरज का जो कोरोना है, उसका जो क्रोमोस्फेयर है, फोटोस्फेयर है, उसके बारे में ज्यादा जानकारी, क्योंकि आप सूरज के डिफरेंट जगह पे जो टेम्परेचर में इतना वेरिएशन है, और ये उससे उसमें जो घटनाएं होती हैं, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है हमारी पृथ्वी पर आता है। तो कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है उसमें से कि सूरज जो है बड़ा अशांत है और सबसे हमारे पास में है, तो उसमें वो उसका जो इम्पैक्ट हमारे वातावरण पर पड़ता है वो क्या फैक्टर है, क्योंकि उसके बारे में पूरी जानकारी अभी तक हमें नहीं है। मान लीजिए जैसे कोरोना का हम ज्यादा स्टडी तभी कर पाते हैं जब सूर्य ग्रहण होता है, कि अभी दूसरी टेक्निक से भी हम करते हैं। तो ये एक ऐसे पॉइंट पे जा रहा है जहां से हमें जो डाटा मिलेगा, फोटोग्राफ जो मिलेंगे, वो विजिबल स्पेक्ट्रम लाइट में भी मिलेंगे, अल्ट्रावायलेट में भी मिलेंगे और एक्सरेज में भी मिलेंगे। तो ये एक कहीं, क्योंकि हालांकि बहुत पास नहीं जा रहा, सिर्फ 15 लाख किलोमीटर पे वो एक पॉइंट पे रहेगा, लेकिन उसमें क्या है कि वो पृथ्वी और सूरज के वो दोनों को एक साथ जो है वो नोट कर सकता है। और जो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिसमें क्योंकि सूरज से जो हाई एनर्जी पार्टिकल है जो अर्थ पे आते हैं, और कभी कभी सूरज से जो लपटें निकलती हैं जिसको हम सोलर फ्लेयर्स बोलते हैं, अब उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है वो वापस उसमें चले जाते हैं, लेकिन जब एक इंजेक्ट होता है बाहर की तरफ आता है तो वो कई लाख किलोमीटर तक जा सकता है। मान लीजिए अगर वो पृथ्वी तक आ जाए तो पृथ्वी जो है खराब हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो वो जो क्यों आते हैं उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो ये सारा डाटा कहीं कि रियल से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़े होके रुक के वो हमें भेजेगा, और सूरज के बारे में ज्यादा जानकारी, और जो कि हमारा जो उससे डायरेक्ट कहिए हमारी जो लाइफ है वो जुड़ी हुई है। बिल्कुल। और जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो जो हमारे एटमॉस्फेयर में मान लीजिए अगर एंटर कर जाते हैं, तो कभी कभी आपने सुना होगा कि पूरा जो लाइट है चले गया, पूरा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पे बेस्ड है, तो हाई जो एनर्जी पार्टिकल है वो उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, तो हो सकता है आपका सिस्टम कोलैप्स हो जाए। तो वो कब कब हो सकता है और उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी है, तो ये कुछ ऐसे बहुत अहम जानकारियां ये हमें देगा। नहीं, नो डाउट, अभी हम इस पे और थोड़ी आपसे समझाइश लेंगे कि और क्या क्या करने में सक्षम है। शंकर साहब, अब एक लोगों का इंटरेस्ट ये भी है, दर्शकों का, कि भाई चंद्रमा पे तो हमें बहुत सारी बातें सुनने को मिली कि उससे पहले चीन गया, अमेरिका गया, रशिया गया। यहां पर ये सूर्य वाली जो बातचीत है, इसमें कितने देशों ने अभी तक प्रयास किया है और भारत कहां खड़ा है इसमें? जी, एक्चुअली में भारत का एक एम, अपना अलग उद्देश्य है
हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत साफ साफ बताया है कि हम दूसरों को फॉलो करने से ज्यादा खुद इंडिपेंडेंट सब कुछ करना चाहते हैं। बहुत जल्दी ही हम अलग अलग सब विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंडिपेंडेंट होकर, इंडिपेंडेंस के द्वारा विज्ञान को और ज्ञान को उससे चीजों से समझना चाहते हैं। तो गए तो है नासा के, अभी अभी त्यागी जी ने बताया कई कई मिशन गए हैं, लेकिन हमारे कुछ एक अपने वेल डिफाइंड अलग से कुछ मिशंस हैं और ये धीरे धीरे सब एक्सप्लोर भी करेंगे और ये मालूम भी चलते चले जाएंगे। अभी जो सबसे पहली स्टेप है हमारे सामने, वो हालांकि नासा के, हमारे इसरो के लिए काफी ट्रिवियल है, क्योंकि अब इनके पास, हमारे पास काफी महारत हासिल है ये सैटेलाइट्स को लॉन्च करना। तो बेसिकली ये हमारा जो आदित्य प्रोग्राम है ये बेसिकली एक सैटेलाइट है, लेकिन क्योंकि आप देखिए हम कितना दूरी तक चलते चले जाएंगे, 15 लाख किलोमीटर तक हम जाएंगे। अब इसमें कई सारी विज्ञान की चीजें शामिल हैं। जब 3 बॉडी सिस्टम होता है, सन है, अर्थ है और ये हमारा एक छोटा सा सैटेलाइट है, तो इनके अगर हम नॉन लीनियर डायनामिक्स को स्टडी करते हैं तो एक तमाम सारे कर्व्स आते हैं, 3 डायमेंशनल कर्व्स आते हैं, उनमें कुछ स्टेबिलिटी पॉइंट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो L1 जो लैग्रांज पॉइंट है वो हमारे सबसे नजदीक है और इस स्टेबिलिटी पॉइंट के आसपास हम क्या कर सकते हैं, हेलो ऑर्बिट में आप इतना कम ईंधन एनर्जी खर्च करके, एक्चुअली कोई ईंधन एनर्जी चाहिए नहीं, लेकिन स्टेबिलिटी की जांच करने के लिए कि कभी कोई उसकी, क्योंकि देखिए स्पेस टाइम कर्व्ड है, 3 डायमेंशंस में है, इसके कुछ प्लेनर अप्रोक्सीमेशंस लेंगे, 3 डायमेंशनल वो लेंगे, तो ये सब चीजों के करने इसको हमें एक हेलो ऑर्बिट में रखना है, जो उसके पास एक बहुत नजदीक एक छोटी सी ऑर्बिट होगी, उसमें काफी एफर्टलेस हमारा ये आदित्य L1 भ्रमण करता रहेगा, उसकी परिक्रमा लगाता रहेगा और डाटा जुटाता रहेगा, हमारे पास धरती पर वापस भेजता रहेगा और ये बहुत अच्छा डाटा जुटाने वाला है। और अभी अभी त्यागी जी ने मेंशन किया कि जैसे सोलर इक्लिप्स होता है तो इसके अंदर एक कोरोनोग्राफ लगा हुआ है हमारे आदित्य के अंदर। वो कोरोनोग्राफ क्या करता है कि एक आर्टिफिशियल सोलर इक्लिप्स बना देता है। उसकी सूरज की डिस्क को अगर हम ढक देंगे तो वो हमें कोरोना का ही असर दिखाई देगा, बीच की डिस्क ढक जाएगी, तो एक तरह का सूर्य ग्रहण हो गया, वहां पूरा टोटल सोलर इक्लिप्स हो गया। तो ये कोरोनोग्राफ हमारा लगा हुआ है, टेलीस्कोप्स लगे हुए हैं, स्पेक्ट्रोमीटर्स लगे हुए हैं, इन सब की हम पूरी ठीक से स्टडी करेंगे। अभी हम अपने दर्शकों को जो पेलोड्स हैं वो भी बताएंगे एक एक करके क्या क्या पेलोड है, और स्क्रीन पे वो चल ही रहे। कुणाल, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि चंद्रमा पे जो चंद्रयान गया और ये जो सूर्य की तरफ आदित्य जा रहा है, अब भले ही ये सूर्य से अभी भी करोड़ों किलोमीटर दूर रहेगा, L1 तक ही पहुंचेगा, लेकिन स्टिल ये सूर्य की तरफ है, यानी कि बहुत ही गर्म गोले की तरफ जा रहा है। तो क्या जो हमने चंद्रयान बनाया और जो ये आदित्य है, इसके बनाने में इसरो को बहुत कुछ डिफरेंट टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि ये बिल्कुल जिसे कहे आग की भट्टी की तरफ ट्रैवल करने वाला है? बिल्कुल। तो सारे दर्शकों को नमस्ते। और ये जो एक मिशन है वो इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड मिशन है सोलर स्टडीज करने के लिए। और कुछ वैसे दर्शक सोच रहे होंगे कि सूरज तो यहीं से दिख जाते हैं, लेकिन स्पेस में जाने की क्या जरूरत है। अभी इसका एक महत्व है। अगर हम स्पेस से स्टडी करते हैं तो ऐसे पार्टिकल्स जो सूरज से आते हैं वो हम पहचान पाएंगे, जिसकी वजह से आयनाइजिंग रेडिएशन या ऐसे कुछ वेरी एनर्जेटिक पार्टिकल्स जिसको बोलते हैं, तो इसको स्टडी करने का एक मकसद आदित्य सफल कर रहा है। ठीक है। और कई सारे सैटेलाइट ऐसे भेजे गए हैं सूरज को की स्टडीज करने के लिए, लेकिन वो लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट में क्या होता है कि कुछ हद तक ही हम स्टडी कर पाते हैं सूरज को, क्योंकि फिर वो पृथ्वी के पीछे चला जाता है। अभी आदित्य L1 क्या कर रहा है कि L1 पॉइंट पे भेज के उसको 24 घंटे और 7 दिन हफ्ते के और महीने के 30 दिन ये पूरा कवरेज मिलेगा सन का। तो हाँ, हालांकि वो जा रहा है इतने नजदीक, तो ये जो रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन जिसको बोलते हैं, हाईली आयनाइजिंग रेडिएशन, जहां पर हम नहीं जा सकते, हमारा शरीर वहां पर टिक नहीं पाएगा, लेकिन सैटेलाइट को ऐसे आयनाइजिंग रेडिएशन से शील्ड करने के लिए स्पेसिफिक कुछ मटेरियल्स जो है, और शील्डिंग मटेरियल जिसको बोलते हैं,
उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हाँ, ये पूरी तरह से शील्डेड रहेगा, लेकिन एट द सेम टाइम ये ऊर्जा पूरी 24 घंटे ऊर्जा ले पाएगा सूरज से। तो ये ऊर्जा भी ले पाएगा, और जारी जो सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, 4 एक्सपेरिमेंट्स इसमें ऐसे हैं कि सोलर कोरोना या सोलर एटमॉस्फेयर जो है अपने सूरज का, वो स्टडी कर पाएगा। और 3 ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसके सहायता से वो पार्टिकल्स जो आते हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन और पार्टिकल्स जो सूरज भेजता है, उसकी स्टडीज कर पाएंगे। बिल्कुल। देखिए, ये अंतरिक्ष की बातें अंतरिक्ष की तरह गहरी और बड़ी हैं। पता ही नहीं लगा कि 3 सवाल के अंदर ही हमारे लिए ब्रेक का टाइम हुआ है। तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद थोड़ी सी और बातचीत करेंगे कि जब ये हमारा सफल हो जाएगा अभियान, तो ये हमें हमारे स्पेस प्रोग्राम में कितना बड़ा मील का पत्थर होगा। चांद को लेकर, चंद्रयान को लेकर तो दुनिया में पूरे इस समय भारत की बातें हो रही हैं। अगर आदित्य L1 अपना काम अच्छे से करता है, जो कि करेगा ही करेगा डेफिनेटली, ये चंद्रयान से मतलब उतना कठिन मिशन नहीं लग रहा, क्योंकि कोई सॉफ्ट लैंडिंग आपको नहीं करानी है। लेकिन क्या क्या चैलेंजेस इसमें हो सकते हैं, और अगर ये सफल रहता है तो उसके बाद हमारे लिए क्या बड़े अचीवमेंट्स होंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी।